ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा 2024-25 और बजट 2025-26 दिया गया है। ये टेस्ट पेपर नंबर है 9। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आर्थिक विकास एवं आय असमानता के मध्य संबंध दर्शाता है? तो ये कुजनेट्स वक्र दर्शाता है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 2, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष से सरकारी व्यय के योजनागत एवं गैर योजना व्यय वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया? इसे 2017-18 में समाप्त कर दिया गया था। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 3, निम्नलिखित में से कौन से किसी देश द्वारा मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम हैं? इसमें मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम बताने हैं। तो निर्यात में कमी पर नहीं किया जाता है। जो मुद्रा में अवमूल्यन होगा, मुद्रास्फीति में जब वृद्धि होगी तब किया जाएगा। और विदेशी निवेश में कमी होने पर नहीं किया जाता है। अनुकूल भुगतान संतुलन इसमें किया जाएगा। 2 और 4 इसमें सही है, तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 4, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। डी आंसर इसमें सही है, वैश्विक लैंगिक अंतराल। और इसमें भारत की जो रैंक है 148 देशों की सूची में 131वां स्थान है। भारत का लैंगिक समानता स्कोर 64.4% है। 64 पूछा जा सकता है, यहाँ पर इतने प्रतिशत है। नेक्स्ट है 5 में है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य आधारित बजट की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ये की थी पीटर पार्कर के द्वारा की गई थी। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 6, जीडीपी अपस्फीति कारक के संदर्भ में देखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन से इसमें सही ऑप्शन है। जो जीडीपी अपस्फीति कारक है, यह जीडीपी डिफ्लेटर भी इसको बोला जाता है। ये मुद्रास्फीति को मापने की एक उपयुक्त विधि होती है। जो भी इन्फ्लेशन होता है इसको इस विधि से नापा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में जो उत्पादित सभी वस्तु और सेवा के मूल्यों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है कि एक वर्ष में वस्तु और जो भी सेवाएं हैं उनके मूल्यों में कितना परिवर्तन हुआ है, वही होता है जीडीपी अपस्फीति कारक। ये मुद्रास्फीति को नापने की एक विधि होती है। इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। ठीक है, जो NSO है इसके द्वारा ही इसकी गणना की जाती है। इसे छमाही आधार पर नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसे प्रत्येक महीने पर जारी किया जाता है, ना कि 6 महीने पर। तो पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अभी हमने देखा था सेवाएं और वस्तुओं दोनों को इसमें शामिल किया जाता है कि उनके मूल्य में कितना परिवर्तन किया गया है। तीसरा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन ही इसका सही होगा, केवल 1। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से कौन सी भगवती समिति द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी की माप की अवधारणा नहीं है? इसमें चालू मासिक स्थिति नहीं है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। गलत ऑप्शन पूछा गया है, बाकी के इसमें शामिल है। सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति है। लेकिन इसमें 1 महीने की जो चालू मासिक स्थिति है वो इसमें शामिल नहीं है, बेरोजगारी की माप। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित में से किसे जुड़वां घाटे के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसको फिस्कल डेफिसिट और जो करंट डेफिसिट होता है उसको बोला जाता है। ए आंसर इसमें सही है, करंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ए आंसर इसका सही आंसर है। 9, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने भारत के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन प्रस्तुत किया था? इसमें सर्वप्रथम जो किया था वो राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक आधार पर बताना है। अगर वैज्ञानिक आधार नहीं होता तो इसका आंसर बदल जाता। अब है VKR राव।
इनके द्वारा किया गया था, तो इसमें बी आंसर सही होगा। ये 1931 से 32 में प्रोफेसर VKR राव ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया था, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 10। किसी वस्तु के मूल्य में कमी के कारण उसकी गुणवत्ता में गिरावट को मानकर यदि कुछ लोग उसकी मांग में कमी कर दें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेवलेन। जो वेवलेन है प्रभाव, ये बोला जाता है। यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वस्तु के मूल्य में कमी के कारण उसकी गुणवत्ता में गिरावट मानकर यदि कुछ लोग उसकी मांग में कमी कर दें तो इसे वेवलेन प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है 11। राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। राजकोषीय नीति के संबंधित देखना है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आंतरिक और बाह्य स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। ठीक है। घाटा वित्तीयन को मुद्रा निर्गमन के रूप में प्राप्त किया जाता है, जो घाटा वित्तीय होगा। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जो स्वतंत्र बाजार व्यवस्था होती है उसकी इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर करेक्ट है। राजकोषीय नीति के निम्नलिखित जो 4 पहलू होते हैं, एक तो संसाधनों का आवंटन होता है, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास, इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है 12। ऐसे बॉन्ड जिनके रेटिंग कम होने पर भी प्राप्य प्रतिफल की दर अधिक हो, इसमें क्या कहा जाएगा? इसको ये जंक बॉन्ड कहा जाता है। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं हैं? पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं देखना है तो विक्रेता एवं क्रेता की जो बड़ी संख्या है वो इसमें शामिल होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता से इसमें देखें, बाजार की ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अनेक क्रेता और विक्रेता उस वस्तु का क्रय विक्रय स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। जो भी क्रेता और विक्रेता होंगे वस्तुओं का यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय करते हैं। कोई एक क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है, वो इसका यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। विक्रेता एवं क्रेता की जो बड़ी संख्या होगी इसमें यहाँ पर शामिल होते हैं। इसमें प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। कोई वस्तु है, कोई भी क्रेता आया और विक्रेता आया, वो वहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय करते हैं उस वस्तु का। ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी, वस्तुओं के निकट स्थापन की यहाँ पर अनुपस्थिति नहीं होती है। सरकार द्वारा विक्रेता का संरक्षण किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। 1 और 2 ठीक है, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14। भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? 20 सितंबर 1949 को किया गया था, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 15। भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? इसमें भारत में मुद्रास्फीति की जो माप है उसको करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो ये WPI का किया जाता है, यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक का। सी आंसर इसमें सही आंसर है। इसमें मूल्य सूचकांक और GNP या GDP जो अपस्फीति कारक होते हैं उसमें परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट है 16। एंजेल के उपभोग नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आय में वृद्धि के परिणाम होंगे? इसमें कौन से परिणाम हो सकते हैं वो बताना है। एंजेल के उपभोग नियम के अनुसार जो एंजेल है ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार देखना है जो भी पारिवारिक बजट होते हैं उनके विश्लेषण के बाद भोजन के अतिरिक्त बजट की अन्य मदों के लिए भी आय व्यय जो भी निष्कर्ष दिए थे। इन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहला यहाँ पर भोजन पर होने वाले व्यय में वृद्धि, इसमें भोजन पर इसमें वृद्धि होगी तो इन्होंने शामिल नहीं किया था। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि इसको शामिल किया था और मनोरंजन पर होने वाले व्यय में कमी, मनोरंजन में होने वाले व्यय में कमी नहीं वृद्धि को। आवास एवं वस्त्र पर व्यय में अपरिवर्तित, ये भी सही है। 2 और 4 इसमें सही है, तो बी आंसर इसका सही
आंसर है। नेक्स्ट है 17, टोबिन कर जो टोबिन टैक्स है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा ये आरोपित किया जाता है। टोबिन टैक्स ये पूंजी बाजार को स्थिर करने के लिए, जो पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, उसको स्थिर किया जाएगा इसमें, और सट्टेबाजी को हतोत्साहित किया जाता है। अल्पकालिक पूंजी ये शॉर्ट टर्म के लिए पूंजी व्यापार में तत्काल पूंजी व्यापार को ये प्रस्तावित शुल्क है। 1972 में जेम्स टोबिन द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, टोबिन टैक्स का। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं, तो पूंजी के अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, ये क्या होता है, ये अल्पकालिक होगा जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह होता है इधर से उधर। ए आंसर ही इसका सही आंसर है। जो कैपिटल मार्केट होता है उसको स्थिर किया जाएगा अल्पकालिक पूंजी व्यापार में। नेक्स्ट है 18 है, इसमें भारत सरकार ने भुगतान संतुलन में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया था। चालू खाते पर इसमें देखना है, चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय कब बना दिया गया था। ये 1994 में बना दिया गया था, 1994 में। भुगतान संतुलन में सुधार के लिए रुपए को चालू खाते में पूरी तरह परिवर्तनीय बनाने की अनुमति दे दी गई थी भारत सरकार के द्वारा। सी आंसर इसमें सही है। 19 निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें थे GV रामकृष्ण, बी ऑप्शन सही है। और ये 1993 में गठित जो रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्यमों में 49% के विनिवेश और सार्वजनिक जो क्षेत्र के उद्यम है उसमें 74% के विनिवेश का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें जो रामकृष्ण, जो ये GV रामकृष्ण है, 1982 से 1984 तक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के ये प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 20, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में सही कथन बताने हैं। इसका आधार वर्ष 2015, इसका आधार वर्ष 2015 नहीं है, तो इसमें ये तो ऑप्शन गलत है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसका यहाँ पर आधार वर्ष, इसमें 3 नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं। एक तो ग्रामीण का है, शहरी है, और दोनों का है, ग्रामीण प्लस शहरी का। और ये NSO के द्वारा, ये तीनों NSO द्वारा प्रति माह प्रकाशित किए जाता है। ये छमाही बोला जाए तो गलत होगा, प्रति वर्ष बोला जाएगा तब भी गलत। ये प्रति माह प्रकाशित किए जाते हैं। तो इसका जो आधार वर्ष है वो 2012 है, ना कि 2015 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। दूसरा ऑप्शन है, इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रति माह प्रकाशित की जाती है। बी आंसर ही इसका सही आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 21 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना IDBI, जो IDBI है इसकी की गई थी 1964 में, 1964 में। और जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है ये 1982 में की गई थी इसकी स्थापना, और ये मार्च के करीब है। और 1982 में नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी जुलाई में, तो जुलाई इसके बाद में आएगा। वो क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, जिसमें ये एक्सिम बैंक भी होता है और नाबार्ड भी होता है। फिर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक निवेश, जो निवेश है ये 1997 में, 1997 में। तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 22, जमाकर्ताओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लोगों के जमा धन पर गारंटी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए कर दिया गया है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 23 है, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री के काल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसको 1998 में शुरू किया गया था, और उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे वो थे यशवंत सिन्हा है।
सिन्हा थे वित्त मंत्री। यहाँ पर वित्त मंत्री का पूछा गया है। और भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे 1998 में। तो इसमें वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसका भी कई बार मिलान करके पूछा गया है। 1998 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण जनित बेरोजगारी की विशेषता है? जो घर्षण जनित बेरोजगारी है उसका बताना है। तो इसमें यहाँ पर घर्षण जनित बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगार के बीच में जो भी अवधि होगी वही बेरोजगार हो जाता है। जैसे कि पहले तो वो कोई रोजगार में था, फिर दूसरे रोजगार की वो खोज कर रहा है, तो जो भी इसमें टाइम लगेगा, यहाँ पर जो भी इस टाइम में वो बेरोजगार रहा ना, उसी को ही बोला जाता है घर्षण जनित बेरोजगार। इसमें यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह पूर्ण रोजगार के स्थिति में भी बनी रहती है। सी आंसर इसमें सही आंसर है। अब इसमें देखें ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। एक ऐच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार नहीं है तो बेरोजगारी की स्थिति जो होगी वो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन सा तरलता समायोजन के लिए मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है? इसमें यहाँ पर नैतिक दबाव, जो तरलता समायोजन के लिए मौद्रिक नीति के मात्रात्मक, इसमें मात्रात्मक का पूछा हुआ है, तो इसमें नैतिक दबाव नहीं है। बाकी के ये जो नैतिक दबाव होता है ये परिणामात्मक का होता है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 26, स्फीति की दर में वृद्धि के कारण वास्तविक मजदूरी में कमी के परिणाम स्वरूप मशीन के स्थान पर श्रम के अधिक प्रयोग को निम्नलिखित में से किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है? ये रिकार्डो प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सी आंसर इसमें सही है। जो रिकार्डो प्रभाव होता है इसमें स्फीति की दर में वृद्धि के कारण वास्तविक मजदूरी में कमी से मशीन के स्थान पर श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें मजदूरी में कमी होगी और मशीन के स्थान पर श्रम का अधिक प्रयोग किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल पर प्रतिक्रिया स्वरूप स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पुस्तक की रचना की? इसमें की थी वॉल्ट विटमैन रोस्टॉफ के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें सही है और ये 1960 की पुस्तक है। नेक्स्ट है 28, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित होने वाली पत्र मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस वर्ष से निर्गमन वर्ष लिखना प्रारंभ किया गया था? ये 2005 से शुरू किया गया था। ये जब वाई.वी. रेड्डी आरबीआई के गवर्नर थे, नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष प्रकाशन भी शुरू हो गया था 2005 से। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 29, बैंकों द्वारा दिए गए किसी ऋण के ब्याज अथवा मूल्य का भुगतान कितने दिनों तक नहीं होने पर उस ऋण को गैर निष्पादनकारी जो एनपीएस होती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, उसमें शामिल कर लिया जाता है? तो इसमें कर लिया जाता है 90 दिनों में। अगर वो 90 दिनों तक नहीं होने पर यहाँ पर एनपीए में शामिल कर लिया जाएगा। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 30, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक शामिल किए जाते हैं? इसमें जीवन प्रत्याशा शामिल किया जाता है। इसमें विद्यालय शिक्षा भी शामिल की जाएगी और यहाँ पर खाद्य सुरक्षा शामिल नहीं की जाती है जो मानव विकास सूचकांक है। और इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भी शामिल किया जाता है। तो 1, 2, 4 सही है। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से किस उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? इसमें देखना है किसके लिए नहीं की जाती है। तिल के लिए की जाती है जिसे नाइजर सीड भी बोला जाता है, और यहाँ पर ये रागी के लिए भी की जाती है, लेकिन गन्ना के द्वारा नहीं की जाती है एमएसपी। इसमें जो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 फसल के लिए एमएसपी सिफारिशें जारी की जाती हैं, और सीएसीपी जो होता है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यालय के अधीन है। इसमें 14 फसल खरीफ की हैं, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं।
तो इसमें यहाँ पर गन्ने के लिए जो FRP है वो जारी की जाती है, ना कि MSP जारी की जाती है। तो सी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 32 सूची, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। योजनाएं और प्रारंभिक वर्ष कब इनको शुरू किया गया था। इसमें देखें पहला ऑप्शन है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को 2014 में ही शुरू किया गया था। फिर है स्टैंड अप इंडिया, इसको 2016 में किया गया था। और ये किस मंत्रालय के अधीन आती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। योजना जो मुद्रा योजना है इसको 2015 में शुरू किया गया था। स्वनिधि योजना इसे 2020 में। तो इसमें डी का चौथा और पहला बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 33 बैंकों द्वारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है। यह किया जाता है चेक के प्रसंस्करण में। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 34 है रेड सब्सिडी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्रदान की जाती है। जो रेड सब्सिडी है ये आयातित उत्पादों की अपेक्षा घरेलू उत्पादों के उपयोग के लिए की जाती है। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें ग्रीन बॉक्स होता है, अंबर बॉक्स होता है, ब्लू बॉक्स होता है और डी मिनीसिस सब्सिडी होती है और रेड सब्सिडी। यहाँ पर जो भी आयातित उत्पादों की अपेक्षा जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनके उपयोग के लिए रेड सब्सिडी का प्रयोग किया जाता है। अंबर बॉक्स की बात करें तो ये ब्लू और ग्रीन बॉक्स के अलावा जो भी सब्सिडियाँ आती हैं उनके लिए की जाएगी, जैसे कृषि उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के लिए। नेक्स्ट है 35 ब्लू चिप कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो ब्लू चिप कंपनियां हैं और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। इन्हें शेयर बाजार में निरंतर दृढ़ स्थिति के लिए जाना जाता है। जो भी शेयर बाजार है उसमें निरंतर दृढ़ स्थिति के लिए जाना जाता है। ठीक है, ब्लू चिप कंपनी को शेयर बाजार का उतार चढ़ाव इनके लिए नकारात्मक होता है। इनके लिए नकारात्मक नहीं होता है बल्कि सकारात्मक होता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 36 भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ये 1957 में की गई थी। जो भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत ये 1 अप्रैल 1957 में अपनाई गई थी। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 37 है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था। डिजिटल बजट ये इम्पोर्टेंट है, 2021 में से शुरू किया गया था। और जो बजट शब्द है फ्रांसीसी शब्द पॉकेट से शुरू हुई है और जिसका मतलब होता है पॉकेट का मतलब छोटा थैला। 2021 में पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था। 38 है यहाँ पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो FPIs होते हैं उसके बारे में देखना और इसमें सही ऑप्शन भी बताना है। जो पोर्टफोलियो निवेश होते हैं FPIs, इसमें यह एक दीर्घकालीन नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। जो पोर्टफोलियो निवेश होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। पहला ऑप्शन तो इसमें गलत ही हो जाता है। इसमें केवल वित्तीय संपत्तियों का क्रय किया जाता है। जो भी वित्तीय संपत्तियां होते हैं ना केवल उनका ही क्रय किया जाएगा, उनको ही खरीदा जाता है इसमें जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है। ठीक है, दूसरा भारत में इसका नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी सेबी द्वारा जो भी यहाँ पर निवेश होता है इसमें शेयर बाजार से रिलेटेड जो भी शेयर होंगे, ऋण पत्र होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इनका क्रय किया जाता है। तो शेयर बाजार से संबंधित सेबी के द्वारा ये किया जाता है। 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। पोर्टफोलियो निवेश इसके अंतर्गत निवेशक द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड हो गए, इनका क्रय किया जाता है। और पोर्टफोलियो निवेश किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होते हैं। ये पूंजी खाते का हिस्सा होंगे। पूछा जा सकता है चालू खाते में इनको काउंट किया जाता है या पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते का ये हिस्सा होते हैं और उस देश के भुगतान संतुलन की स्थिति को ये प्रदर्शित भी करते हैं और सेबी के द्वारा इसका विनियमन भी
किया जाता है। जो एफपीआई होते हैं ये हॉट मनी, इनको हॉट मनी किया जाता है, मतलब कि तुरंत इनका होता है मतलब लाभ कमाना। और इसमें अर्थव्यवस्था के संकट में शुरुआती संकट जो होंगे उसके साथ पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। और एफपीआई ये बहुत ज़्यादा तरल और अस्थिर भी होते हैं, ये दीर्घकालिक नहीं होते हैं। बी आंसर इसमें सही है। इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसिंग वीमेन, जो मिसिंग वीमेन है, ये अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनके द्वारा किया गया था। ए आंसर इसमें सही है। और ये 1990 में द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में प्रकाशित एक लेख में किया गया था। 1990 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 40 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसमें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए किया गया था। बी आंसर सही है। नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट है 41, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी इस शिखर सम्मेलन की थीम थी? इसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ए ऑप्शन इसमें सही है। और ये 6 से 7 जुलाई 2025 में किया गया था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। इसकी जो थीम है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट है 42, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। यह स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये है मिजोरम में स्थित लुंगफुन रोपुई, मिजोरम में स्थित है। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 43, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसमें किया गया ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडो को। सी आंसर इसमें सही है। जो संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 है, इसको यहाँ पर सम्मानित किया गया। सी आंसर इसमें सही है। और ये पुरस्कार पहली बार 2015 में दिया गया था। ये हर 5 साल में दिया जाता है। नेक्स्ट है 44, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को क्षुद्र गृह जागरूकता और गृह रक्षा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? ये 2029 यहाँ पर निर्णय लिया गया है। यहाँ पर 2029 से लिया गया है। और ये 2024 में बोला गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2029 को क्षुद्र गृह जागरूकता और गृह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है 45 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की आधिकारिक सदस्यता ग्रहण की है? जो एनडीबी है उसका बताना है किसने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है? ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने की है। ए आंसर इसमें सही है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने की है न्यू डेवलपमेंट बैंक की आधिकारिक सदस्यता। नेक्स्ट है 46, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है? ये जीता है इगा स्विएटेक, इनके द्वारा। डी आंसर इसमें सही है। और इन्होंने अमांडा अनिसिमोवा को हराया है। नेक्स्ट है 47, हाल ही में चर्चा में रही रैटल जल विद्युत परियोजना। जो रैटल जल विद्युत परियोजना है ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर पूछा ये किस नदी पर स्थित है? ये चेनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। और इसे रैटल हाइड्रोक्लोरिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना को जो पूरा करने का काम किया गया है ये रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 48, हाल ही में चर्चा में रहा कोआरटेम निम्नलिखित में से क्या है? जो कोआरटेम है ये है बच्चों के लिए स्वीकृत विश्व की पहली मलेरिया
उपचार दवा। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 49, हाल ही में निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2025 के लिए पैन पिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें की गई है ये लीला अबुलेला को। डी आंसर इसमें सही है। 2025 में इनको जो पैन पिंटर पुरस्कार है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है 50, जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इसमें किया है सूरीनाम को। बी आंसर इसमें सही है। 2025 जुलाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया है सूरीनाम को। 51 है, निम्नलिखित में से किस बजट में कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP है को उनके औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना रखने की घोषणा की गई थी। इसमें की गई थी 2018-19 को। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1952 में गठित प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे। इसमें केसी नियोगी बने थे 1952 में। ए आंसर इसका सही आंसर है। 53 है, निम्नलिखित में से किस बजट को विकासात्मक घाटा भी कहा जाता है। जो विकासात्मक घाटा है ये कहा जाता है पूंजीगत घाटा को। तो डी आंसर इसमें सही है। जो विकासात्मक घाटा है पूंजीगत घाटा को कहा जाता है। 54 है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी खाते के घटक हैं। पूंजी खाते के इसमें घटक बताने हैं कौन कौन से हैं। जो विदेश से प्रेषित धन होता है, विदेश से प्रेषित धन, ये यहाँ पर जैसे कि रेमिटेंस होता है, जैसे भारत के लोग हैं दूसरे देश में कमाने गए, जो वो पैसा भेजेंगे उसको ही बोला जाता है प्रेषित धन, रेमिटेंस। तो ये पूंजीगत खाते में शामिल नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष FDI, अभी देखा था हमने FDI और FPI दोनों ही पूंजी खाते में ये शामिल होते हैं। 2 भी होगा, 3 भी होगा, और बहुपक्षीय जो ऋण होगा वो भी इसमें शामिल होगा। तो 2, 3, 4 सी में आ रहा है। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 55, गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। ये किया जाता है आय विषमता के लिए। आय विषमता को ही तो दर्शाता है जो गिनी गुणांक होता है, और 0 और 1 पर होता है ये। यहाँ पर बी आंसर इसका सही आंसर है। जब एक की तरफ को बढ़ता जाएगा तो जो आय विषमता होगी वो भी बढ़ती जाती है। तो इसमें बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 56, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में देखना है जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उसके बारे में। इनमें मुख्यतः विलासिता संबंधी उत्पाद शामिल होते हैं। जो गिफिन वस्तुएं होती हैं ये शब्द 1800 के दशक में यहाँ पर स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे SR गिफिन के नाम पर इसको गढ़ा गया शब्द है ये। इसमें जो गैर विलासिता संबंधी वस्तुएं होती हैं इसमें ब्रेड का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। जैसे कीमत बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे कीमत बढ़ी तो इन वस्तुओं की जो मांग होती है वो भी बढ़ जाती है। तो गैर विलासिता वस्तुएं होती हैं ना कि विलासिता होती हैं। और जैसे ही इन वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये मांग के नियम का अनुसरण करती हैं। दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा, सही पूछा गया है। नेक्स्ट है 57 है बेवरेज वक्र। जो बेवरेज वक्र है इसके संदर्भ में बताना है कौन सा सही होगा। ये बेरोजगारी का स्तर और रोजगार उपलब्धता, कितनी बेरोजगारी है और कितना रोजगार उपलब्ध है उसके बीच में संबंध को दर्शाता है बेवरेज वक्र। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 58, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा पहली बार इसे वर्ष 1966 से 1967 में पेश किया गया था। ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार 1966 से 1967 में ही पेश किया गया था। इसी वर्ष में 2 बार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इसे 2 बार, एक तो खरीफ की फसल और एक रबी की फसल, दोनों के लिए किया जाता है। 1966 से 67 में पहली बार किया गया था और वर्ष में 2 बार CACP के द्वारा। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 59, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में देखना है। इसे किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, CSO के द्वारा। लेकिन इसको CSO और NSSO को दोनों को मिलाकर 2019 में NSO बना दिया गया। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 60 है, किसी व्यक्ति को रोजगार युक्त मानने के लिए उस व्यक्ति का एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार में संलग्न रहना जरूरी होता है। इसमें 183, यहाँ पर 183 है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 61, गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बाल श्रम से संबंधित है। जो गुरुपद स्वामी समिति है ये है बाल श्रम से संबंधित। ए आंसर इसका सही आंसर है। और इसे 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए उपाय सुझाने के लिए गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया था 1979 में। और ये जो लागू हुई थी 1986 में, इसको लागू भी कर दिया गया था। नेक्स्ट है 62, गुरुपद स्वामी समिति है ये बाल श्रम से संबंधित। 62 है बैंक और इधर स्थापना वर्ष, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर देखें, इसमें पहला है अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1881 में फैजाबाद में स्थापित की गई थी। अवध कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में 1894 में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। तीसरा है बैंक ऑफ बंगाल। जो बैंक ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना 1806 में की गई थी और इलाहाबाद बैंक की 1865 में की गई थी। इस पेपर से डायरेक्ट कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इकोनॉमिक्स के होंगे। तो इसमें यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर पहले का तीसरा 3 और फिर उसके बाद 4, 3 4 1 और 2, 3 4 1 2 देखते हैं किस में आ रहा है। 3 4 1 2 बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति हथकरघा विकास से संबंधित है? हथकरघा विकास से संबंधित देखना है तो ये है मीरा सेठ समिति। सी आंसर इसमें सही है, मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से ये संबंधित है। 64 है, भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकतम कितने मूल्य की जो पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार प्राप्त है? इसमें मुद्रा के कितना मूल्य की जो मुद्रा है उसका निर्गमन का प्राप्त है भारतीय रिजर्व बैंक को। तो इसमें है यहाँ पर 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये। सी आंसर इसमें सही आंसर है। और ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो धारा 22 है उसके अनुसार है। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से किस संस्था में किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत भारत का निवासी आयकर प्रदाता माना जाएगा? ये माना जाता है अगर वो 182 दिनों या उससे अधिक की काल अवधि के लिए भारत में रहा हो, तो सी आंसर इसमें सही है, 182 है, 182 डेज के लिए है ये। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? इसमें किया था सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा, तो ए आंसर इसमें सही है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था सुखमय चक्रवर्ती समिति। नेक्स्ट है 67, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली खुले बाजार संचालन की जो क्रिया है निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? ये करती है ऋण पत्रों का क्रय और विक्रय। जो भी खुले बाजार संचालन है इसमें यहाँ पर ऋण पत्रों का क्रय और विक्रय को ये संदर्भित करती है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 68 भारत में पहली बार आयकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरोपित किया गया था? ये सर जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। पहली बार आयकर आरोपित किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 69, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को विश्व बैंक समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसमें किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यहाँ पर ADIDA को और IFC को भी, और जो यहाँ पर ये बहुपक्षीय मीगा है
उसको भी किया जाता है। और ICSID जो पहले 3 है ना, भारत इनका सदस्य है, लेकिन जो ICSID है भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इसमें चारों को किया जाता है विश्व बैंक में शामिल, चारों ही ये विश्व बैंक में शामिल है। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 70, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संदर्भ में सही कथन इसमें बताना है। जो यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, सेबी है, उसके बारे में देखना है। और यहाँ पर देखें 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था, लेकिन 1992 में इसको सांविधिक या वैधानिक निकाय बना दिया गया था। जब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जब इसका गठन किया गया तो ये क्या वैधानिक था, तो उस टाइम पे ये 1988 में गैर वैधानिक था। 1992 में 1992 30 जनवरी को इसे वैधानिक बनाया गया। तो अब ये सांविधिक ही है, तो यहाँ पर वैधानिक या सांविधिक एक ही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा गलत है, जो इसके भारत की जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा नामित किया जाता है इसके अध्यक्ष को, ना कि ये RBI गवर्नर जनरल द्वारा किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका प्रमुख कार्य है शेयर बाजार का विनियमन करना होता है। ठीक है, 1 और 3 आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 71, वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना बाध्यकारी हो। ऐसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना क्या हो, बाध्यकारी हो, तो इनमें से वो क्या कहलाती है? इसको फिएट मनी कहा जाता है। फिएट जो मनी होती है इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। ये अल्प अवधि रिटर्न चाहने वाले निवेशक के द्वारा नियंत्रित फंड होता है। अल्पकालिक लाभ कमाने के लिए एक देश से दूसरे देश में धन का प्रवाह किया जाता है। तो अल्पकालिक अवसरों की तलाश में होते हैं ये, जो फिएट मनी होगी। सी आंसर इसका सही आंसर है। 72 है, इस प्रकार के जो ATM है उनका स्वामित्व एवं संचालन अधिकारिता गैर बैंकिंग संस्थानों को प्राप्त होती है। इन ATM से किसी भी बैंक के उपभोक्ता द्वारा ग्राहक सेवा शुल्कों का भुगतान करके धन निकाला जा सकता है। तो किस प्रकार के ATM का यहाँ पर बताया गया है? ये जो वाइट लेबल ATM होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। जो गैर बैंकिंग संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित ATM को ही वाइट लेबल ATM कहा जाता है, जो गैर बैंकिंग संस्थाएं होंगी उसके द्वारा। और गैर बैंक ATM ऑपरेटर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के तहत ये अधिकृत है। 2007 के तहत वाइट लेबल ATM जो होंगे। नेक्स्ट है 73, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये किया था प्रोफेसर राजकृष्ण, इनके द्वारा। ए ऑप्शन इसमें सही है, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा। नेक्स्ट है 74, GST परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ पर GST जो परिषद है उसके बारे में बताना है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 279A में किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं ये पदेन के यहाँ पर परिषद के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, परिषद में सभी निर्णय सामान्य बहुमत से लिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो सभी निर्णय होते हैं ये सामान्य बहुमत से नहीं लिए जाते हैं। इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 मतों के बहुमत पर यह निर्णय लिया जाता है, ना कि सामान्य बहुमत से। 1 और 2 बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 75, इसमें लक्ष्य 1, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर रहता ही है। SDG दिए हुए हैं और लक्ष्य की बात करनी है। इसमें पहला देखें तो कोई गरीबी उन्मूलन के बारे में बात की गई है, जो यहाँ पर लक्ष्य 1 है। दूसरे में जो भूखमरी है उसको एकदम खत्म कर देना, शून्य कर देना है। लक्ष्य 3, इसमें लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात की गई है। तो इसमें सीधे सीधे मिलान हो रहे हैं। और इसमें यहाँ पर चौथा ऑप्शन है
समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही होगा। इसमें युग्म पूछे गए हैं, कितने युग्म सही हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर है।